हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पिछले क्लास में बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम डिटेल में मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, देखो पहले मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, मैनी सीक्वेंस हैव द प्रॉपर्टी दैट एच एन इंक्रीजेस देयर टर्म्स आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सीक्वेंस में देखो बहुत सारे सीक्वेंस में क्या होता है, अगर n इंक्रीज करेगा तो आइदर सीक्वेंस इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर 2n+1 एक सीक्वेंस है, अगर n की वैल्यू मैं लगाऊं यहाँ पर, n की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पर लगाऊंगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू 1 होगा तो 3 होगा, उसके बाद 5 7 9। तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पर अगर n की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो सीक्वेंस भी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर मैं एक और सीक्वेंस की एग्जांपल लूँगा, 1/n एक सीक्वेंस का मैं एग्जांपल लूँगा, तो 1/n के केस में देखो ये क्या हो रहा है, 1 1/2 1/3। तो ये अगर n की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो सीक्वेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्वेंस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये बात समझ में आया। ओके, और एक सीक्वेंस -1 की पावर n, ये क्या होता है, इसका 1 -1 1 -1 यहाँ पर ऐसे चलता जाता है। ओके, ये बात क्लियर है, -1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। ये बात क्लियर है। तो उसके बाद देखो ए सीक्वेंस, नाउ वी गेट ए precise meaning to these words increasing and decreasing and introduce the term monotonic। तो अभी हम इस increasing और decreasing से अब monotonic को डिफाइन करेंगे। ओके, हमने ये पता किया कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो सीक्वेंस आइदर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, और किसी किसी केस में वो नाइदर इंक्रीज होगा नॉट डिक्रीज होगा, मतलब वो इंक्रीज भी नहीं करेगा और डिक्रीज भी नहीं करेगा। ये बात क्लियर है। तो देखो डेफिनेशन है मोनोटोनिक सीक्वेंस का, ए सीक्वेंस xn, मतलब an लिख सकते हो, xn कुछ भी। ओके, ए सीक्वेंस an और xn इज सेड टू बी कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस कब होगा, अगर xn+1 = xn होगा फॉर ऑल n = 1 2 3। अगर देखो कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब क्या, एक कांस्टेंट सीक्वेंस का मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 4 में यहाँ पर सभी सीक्वेंस 4 4 4 4 यही चलता जाएगा, ये होगा सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस में xn+1 टर्म किसके इक्वल होगा, xn के इक्वल होगा। तो सभी टर्म यहाँ पर इक्वल होंगे तो वो होगा कांस्टेंट सीक्वेंस। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होगा, देखो एक सीक्वेंस xn कब इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, अगर xn+1 ऑब्वियसली बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू xn होगा फॉर ऑल n = 1 2 3 यहाँ पर चलता जाएगा। ओके, तब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो xn+1 इज ग्रेटर देन xn होगा। ओके, ये बात क्लियर है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब होगा, xn+1 इज लेस देन इक्वल टू xn। ओके, xn+1 इज लेस देन इक्वल टू xn जब होगा तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, ये बात क्लियर है। मोनोटोनिक कब होगा, अगर एक सीक्वेंस xn आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा तभी उस सीक्वेंस को बोलेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस तुम्हें गिवन होगा, ये बात क्लियर है। तो वो सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे वो सीक्वेंस क्या है, एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है। आगे देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस भी है। देखो अगर xn यहाँ पर लेस देन इक्वल टू xn+1 है। ओके, ये बात क्लियर है। xn इज लेस देन इक्वल टू xn+1 है तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर xn इज लेस देन xn+1 होगा, सिर्फ लेस देन होगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा ये। उसी तरह
अगर एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन है तो ये क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद क्या, एक्स एन अगर ग्रेटर देन एक्स एन प्लस वन है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ओके, ये बात क्लियर है। सो देखो, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस कब होगा, अगर ये स्ट्रिक्टली आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देखो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसको बोलेंगे, अगर एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन एक्स एन होगा। ओके, फॉर ऑल एन इक्वल टू 1 2 3। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, एक्स एन प्लस वन लेस देन एक्स एन होगा, फॉर ऑल एन इक्वल टू 1 2 3। और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कब होगा, जब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो बोलेंगे उसको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस के केस में यही फंडा है कि अगर एक सीक्वेंस अगर आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा तब बोलेंगे उसको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस। ओके, एक ही लय में चलता जाएगा तुम्हारा सीक्वेंस, आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक के केस में क्या होगा, अगर वो सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस में यहाँ पर देखो एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर 2 2 2 2 ये सीक्वेंस, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये चलता ही जाएगा। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में देखो ये n एक सीक्वेंस है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ देखो 1 2 3 4 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अगर n प्लस वन यहाँ पर सभी केस में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा यहाँ पर n से। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में देखो 4 3 2 1 यहाँ पर ये सीक्वेंस अगर चलता जाएगा तो यहाँ पर भी यहाँ पर n प्लस वन टर्म क्या होगा, यहाँ पर लेस देन होगा n टर्म से। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग बट नॉट स्ट्रिक्टली, देखो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग हो रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये तो नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्यों, यहाँ पर n प्लस वन टर्म यहाँ पर इक्वल भी आ सकता है n टर्म के। यहाँ पर देखो 1 1 है 2 2 है, तो लास्ट में जो टर्म होगा वो इक्वल भी आ रहा है यहाँ पर n टर्म से। ओके, ये बात क्लियर है। तो ये यहाँ पर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, उसके बाद देखो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस का और एग्जाम्पल यहाँ पर करेंगे। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एक्स एन आर मोनोटोनिक। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है, मतलब हम सॉल्व करेंगे कि इनमें से ये 3 एग्जाम्पल हमें गिवन है कौन कौन से सीक्वेंस यहाँ पर मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ओके, तो देखो पहला एग्जाम्पल देखेंगे एक्स एन इक्वल टू 2n माइनस वन। ओके, एक्स एन इक्वल टू क्या होगा 2n माइनस वन। ओके, तो इन सभी एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे मैं तुम्हें पूरा आइडिया दे देता हूँ। देखो तुम्हें एक सीक्वेंस ए एन और एक्स एन, कुछ भी यहाँ पर एक्स एन है तो यहाँ पर एक्स एन एक सीक्वेंस गिवन होगा। ओके, कोई भी यहाँ पर एक सीक्वेंस, यहाँ पर 2n प्लस वन है। ओके, तुम्हें क्या निकालना है, एक्स एन प्लस वन निकालना है। एक्स एन प्लस वन मतलब n की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करना है, n की जगह पर तुम्हें n प्लस वन सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा 2, n की जगह पर n प्लस वन रखूँगा मैं, n प्लस वन होगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2n प्लस टू प्लस वन, तो यहाँ क्या आएगा 2n प्लस थ्री। ओके, तो यहाँ पर देखो एक्स एन प्लस वन यहाँ पर तुम्हें ऑब्वियसली दिख रहा है, यहाँ पर एक्स एन प्लस वन ये है और एक्स एन ये है। तो एक्स 2n प्लस थ्री बड़ा है या 2n प्लस वन बड़ा है, 2n प्लस थ्री ऑब्वियसली बड़ा है। ओके, ये बात क्लियर है। तो एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स एन, तो ये क्या होगा, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑब्वियसली होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ तो मोनोटोनिक होगा, क्योंकि मोनोटोनिक सीक्वेंस के डेफिनेशन में हमें पता है कि एक सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग होगा और आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा तभी वो सीक्वेंस मोनोटोनिक होगा। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, एक मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। ओके, ये बात क्लियर है। देखो इसका सॉल्यूशन देखो 2n, यहाँ पर 2n माइनस वन था क्या, सॉरी मैंने 2n प्लस वन के केस में बोल दिया यहाँ पर तुम्हें। तो 2n माइनस वन भी देखो यहाँ पर 2n माइनस वन, हाँ
2n-1 के केस में, यहाँ पर मैंने +1 के केस में बोल दिया था, 2n-1 का भी तुम चेक कर सकते हो। देखो xn = 2n-1 है, तो xn+1 निकालना, xn+1 निकालोगे तो क्या आएगा, 2n+1 आ जाएगा। xn की जगह पर यहाँ पर n+1 सिर्फ पुट कर दिया। ओके, ये बात क्लियर है। तो 2n+1 -1 = 2n+1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो xn+1 क्या आया, 2n-1। ओके, उसके बाद xn क्या आया, xn+1 क्या आया, 2n+1 आया, और xn क्या आया, 2n-1 आया। ओके, तो ऑब्वियसली xn+1 यहाँ पर ग्रेटर होगा xn से, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ओके, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिक भी होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल, 1/n एक सीक्वेंस गिवन है, 1/n एक सीक्वेंस तुम्हें गिवन है। ओके, 1/n ये तुम्हें पता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, फिर भी हम प्रूव कर देंगे कि इसको ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। 1/n xn की वैल्यू है, तो xn+1 क्या होगा, xn+1 क्या होगा, यहाँ पर xn+1 मुझे क्या मिलेगा, 1/n+1 मिलेगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पर इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा। पहले देखो n पहले छोटा है n+1 से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंबल को ऐसे ही रहने देंगे। पिछले वीडियोस में मैंने तुमको बताया था यहाँ पर, तो यहाँ पर सीरीज के केस में मैंने तुमको ये वीडियो ट्रिक बताया था। तो यहाँ पर ऐसे इंटरचेंज कर देंगे, तो 1/n n+1 हो जाएगा, और यहाँ पर सिंबल ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर 1/n हो जाएगा। तो 1/n+1 यहाँ पर छोटा आया 1/n से। ओके, तो x ये 1/n+1 क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, यहाँ पर xn+1 है, और ये छोटा या किससे, xn से। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, तो ये सीक्वेंस क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी क्या है, एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ओके, बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो एक और एग्जांपल है, -1n इज नॉट मोनोटोनिक। अगर हम प्रूव करेंगे यहाँ पर -1n, तो यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू क्या है, -1 होगा। यहाँ पर देखो -1n। ओके, तो xn की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर xn मतलब सीक्वेंस गिवन है, जिसकी हमें क्या है, -1n एक सीक्वेंस है xn का। तो इसका पहला टर्म मतलब x1 लिखेंगे, x1 क्या आएगा, -1 आएगा। दूसरा टर्म x2 1 आ जाएगा। तीसरा टर्म x3 यहाँ पर -1 आ रहा है। ओके, चौथा टर्म यहाँ पर फिर से 1 आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो x1 यहाँ पर लेस देन हो रहा है x2 से, which means that xn is not increasing। ओके, और x2 यहाँ पर बड़ा हो रहा है यहाँ पर x1 से, सॉरी यहाँ पर x3 यहाँ पर छोटा हो रहा है यहाँ पर x2 से, which means it is not increasing। Also x2 is greater than x1, which is xn is not decreasing। Thus -1n is neither increasing nor decreasing, and so it is not monotonic। देखो इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर x1 की वैल्यू मुझे है -1, x2 की वैल्यू मुझे है 1, x3 की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रहा है फिर से -1। ओके, तो x2 और x3 को एक बार कंपेयर करेंगे, और x2 और x1 को एक बार कंपेयर करेंगे। ओके, ये बात क्लियर है। तो देखो x2 क्या है, 1 है, x3 क्या है, -1 है। तो x3 क्या होगा, छोटा होगा x2 से। x3 क्या होगा, छोटा होगा x2 से। ओके, उसके बाद x2 1 है और x1 -1 है, तो x1 क्या होगा, यहाँ पर छोटा होगा x2 से, x1 भी छोटा होगा x2 से। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, x2 अगर x3 से बड़ा हो रहा है तो ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगा। डेफिनेशन के हिसाब से इसको अगर मैं n+1 टर्म मानूंगा और इसको n टर्म अगर मैं कंसीडर करूंगा, तो ये क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इस केस में देखो x2 बड़ा है x1 से, तो यहाँ पर n+1 अगर टर्म ये है और ये xn है। ओके, तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो साइमल्टेनियसली हमें इन दो टर्म में से, सीक्वेंस के दो टर्म में से पता चल रहा है कि ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना एक सीक्वेंस में, मतलब एक मोनोटोनिक सीक्वेंस में आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए और नॉट और डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो इन
इस केस में ये दोनों ही हो रहे हैं, तो ये ना तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सो ये सीक्वेंस क्या है, एक मोनोटोनिक सीक्वेंस का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, ये बात समझ में आया। उसके बाद देखो, अब हम कुछ एग्जाम्पल नोट्स से करेंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर। ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड एट लीस्ट वन साइड आइदर बिलो और एबव और बोथ। देखो एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है तुम्हारे पास, ओके, तो वो मोनोटोनिक सीक्वेंस बोला गया है तो आंख बंद करके वो आइदर इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा और डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ये बात क्लियर है। एक मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड एट लीस्ट वन साइड। ओके, तो एक मोनोटोनिक अगर सीक्वेंस है तो वो पक्की बात है कि एक तरफ से उसका बाउंडेड होगा। ओके, कैसे पक्की बात है, अगर देखो एक सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो वो आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। अगर इंक्रीजिंग होगा तो अगर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है उसका, तो हमें उसका लोअर बाउंड तो आराम से मालूम होगा ना। अगर n एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका लोअर बाउंड तो हमें पता है ना। ये बात क्लियर है। तो उसका इन्फीमम हमें पता है, इन्फीमम क्या होगा, फर्स्ट टर्म उसका इन्फीमम होगा, क्योंकि वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब देखो यहाँ पर 2n-1 का हमें एक एग्जांपल लिया था, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो n की वैल्यू में अगर 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर ये सीक्वेंस चलता ही जाएगा आगे इन्फिनिटी तक। तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमें उसका लोअर बाउंड तो मालूम है ना। तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो उसका हमें लोअर बाउंड पता है, तो हमें उसका डेफिनेशन हमें क्या बताया यहाँ पर, ऑलवेज बाउंडेड एट लीस्ट वन साइड। तो ये वन साइड तो बाउंडेड हुआ ना। ओके, ये बात समझ में आया। उसके बाद देखो आइदर अगर एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो कहाँ एक पर्टिकुलर टर्म से ये सीक्वेंस स्टार्ट होगा, एक पर्टिकुलर टर्म से ये सीक्वेंस स्टार्ट होगा तो उसका अपर बाउंड होगा ये। ओके, और उससे ये सीक्वेंस यहाँ पर घटता ही जाएगा। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, माइनस इन्फिनिटी तक घटता ही जाएगा यहाँ पर। तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग है तो ये हमें पता है, तो इसका सुप्रीमम हमें यहाँ पर पता है। ये बात समझ में आया। तो सुप्रीमम ऑफ ए एन यहाँ पर क्या है, पहला टर्म होगा, यहाँ पर सुप्रीमम होगा। बात समझ में आया। और यहाँ पर बोथ भी हो सकता है। देखो एग्जांपल के लिए 1/n एक सीक्वेंस है, 1/n एक सीक्वेंस है जो कि क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका अपर बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, 1 होगा यहाँ पर अपर बाउंड। उसके बाद 1/2 1/3 यहाँ पर घटता ही जाएगा, और इसका लोअर बाउंड क्या होगा, 0 होगा, हमें ये पता है। इन्फीमम नहीं बोल सकते, सॉरी। तो इसका लोअर बाउंड यहाँ पर 0 हो सकता है। ओके, ये बात क्लियर है। तो एक मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर गिवन है तो एक साइड से वो बाउंडेड हो सकता है और दो साइड से भी हो सकता है। यहाँ पर मेनली चांस है वो एक साइड से ही बाउंडेड होगा। ओके, आइदर अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो होगा और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड एबव होगा। ये बात समझ में आया। उसके बाद देखो एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर ये 1/n का एग्जाम्पल हमने कर दिया था। देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। अगर एक सीक्वेंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करना है, हमें किस किस चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, हमें जो देखो an+1 अगर ग्रेटर देन an है, ओके, तो ये होता है तुम्हारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर किसी क्वेश्चन में तुम an+1 और an डायरेक्ट निकाल सकते हो और किसी चीज़ में यहाँ पर नहीं निकाल सकते, मैं क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा, उस केस में तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो an+1 अगर ग्रेटर देन an है तो अगर एक सीक्वेंस को हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, an+1 माइनस an क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर है। ये अभी मैं तुम्हें यूज करके दिखाऊंगा। ओके, ये बात दिमाग में बैठा लो। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव करना है तो an+1 माइनस an क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये स्टेटमेंट को यहाँ पर माइनस लेके मैंने मॉडिफाई कर दिया। ओके, an+1 माइनस an क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो अगर एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे तो ये क्या होता है,
ए एन प्लस वन क्या होना चाहिए यहाँ पर, लेस देन ए एन होना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है। तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेस देन ज़ीरो मिलेगा। तो ये केस में ये सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पर एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा यहाँ पर। उसके बाद एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल करेंगे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यहाँ पर डॉट 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 1/n हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, ये एक सीक्वेंस गिवन है। ओके, ये बात क्लियर है, ये एक सीक्वेंस गिवन है। तो हमें क्या पता करना है, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देखो यहाँ पर अगर ये है ए एन की वैल्यू ये है, पूरा ए एन ये है, यहाँ पर ए एन यहाँ पर ये है, ए एन प्लस वन निकालूंगा तो इसमें क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1/n प्लस वन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर ए एन प्लस वन में अगर निकालूंगा इसमें ऐड हो जाएगा एक और टर्म, 1/n प्लस वन ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखो ए एन प्लस वन माइनस ए एन करूँगा तो देखो इतनी दूर तक तो सभी टर्म सेम है, तो माइनस करूँगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन करूँगा तो ये सभी तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 1/n प्लस वन। ओके, ये बात समझ में आ रहा है, 1/n प्लस वन बच रहा है। तो देखो n एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n तो हमेशा पॉजिटिव है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, तो 1/n प्लस वन भी ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो हमें क्या पता चला, ए एन प्लस वन माइनस ए एन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ए एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो ये सीक्वेंस क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या है, एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ओके, ये बात समझ में आया। उसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल बोला गया है कि 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर एक ए एन सीक्वेंस गिवन है। ओके, ए एन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ए एन प्लस वन अगर मैं निकालूंगा तो एन की जगह पर यहाँ पर प्लस प्लस होता जाएगा और माइनस वन की पावर एन, ओके माइनस वन की पावर एन प्लस वन इंटू 1/n प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, ए एन गिवन है, ए एन प्लस वन मैंने ऐसे लिख दिया, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो ए एन प्लस वन माइनस ए एन करेंगे, सभी के केस में क्या करेंगे, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, अगर ये लेस देन जीरो आया तो डिक्रीजिंग होगा और ग्रेटर देन जीरो आया तो इंक्रीजिंग होगा। ओके, ये बात समझ में आ रहा है। तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन अगर मैं करूँगा तो देखो माइनस वन की पावर एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, ओके माइनस ए एन करूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर ये सभी टर्म तो यहाँ पर देखो ये सभी टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस करूँगा तो। ओके, ये बात समझ में आया। तो सिर्फ क्या बचा, ये टर्म बचा माइनस वन की पावर एन प्लस वन और इंटू 1/n प्लस वन। तो हम इस सीक्वेंस को बता ही नहीं सकते कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अल्टरनेट चला जा रहा है, माइनस वन की पावर एन, अगर मैं एन की वैल्यू वन पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1/2 मिलेगा, और एन की वैल्यू टू पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, माइनस वन बाय यहाँ पर 3 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो अल्टरनेटिव साइन से चला जा रहा है, तो ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिक भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखो, मैं इस तरह के एग्जाम्पल की बात कर रहा था। देखो गिवन होगा ए एन प्लस वन, ओके ए एन प्लस वन, तुम्हें पूरा पर्टिकुलर टर्म नहीं गिवन होगा, यहाँ पर पहला टर्म तुम्हें दे देगा 0 और यहाँ पर ए एन प्लस वन का वैल्यू क्या है, 2 प्लस ए एन गिवन है तुम्हें। ओके, 2 प्लस ए एन गिवन है। तो इस सीक्वेंस को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो इस तरह के सीक्वेंस के केस में तुम्हें एक सीक्वेंस किस में डिपेंड कर रहा है, ए एन प्लस वन सीक्वेंस डिपेंड कर रहा है ए एन के सीक्वेंस में। एक सीक्वेंस के टर्म, ओके एक सीक्वेंस का nth टर्म का सीक्वेंस के टर्म अगर दूसरे टर्म से यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, उस केस में हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये बात दिमाग में बिठा लो। उसके बाद देखो a1 तुम्हें गिवन है 0, यहाँ पर a1 तुम्हें क्या गिवन है, 0 गिवन है। पहला टर्म तुम्हें गिवन होगा और क्या यहाँ पर दो टर्म में डिपेंडेंसी यहाँ पर शो होगा, एक टर्म दूसरे टर्म में डिपेंड होगा। तो उस तरह के केस में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यहाँ पर यूज लेंगे। तो कैसे, देखो ये
इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे यहाँ पर अप्रोच करना है, ये बहुत ईजी है। देखो A1 मुझे गिवन है 0, ओके, तो यहाँ पर देखो A2 में निकाल सकता हूँ, क्यों, A1 0 है, अगर A2 निकालूंगा an+1 मतलब n की जगह पर 1 पुट करो, A2 की वैल्यू क्या होगा 2√2 प्लस यहाँ पर A2 होगा तो यहाँ पर A1 हो जाएगा, यहाँ पर A1 हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो मुझे A2 की वैल्यू क्या मिला √2 मिला, ओके, A2 की वैल्यू मुझे √2 मिला। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर A3 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, A3 की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस यहाँ पर A2 रखूंगा, A2 की वैल्यू क्या है √2 है, ओके, ये बात समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर इस पहले दो केस से तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ओके। पहले देखो 0 था, उसके बाद क्या आया √2 आया, तो 0 और √2 को कंपेयर कर दो, 0 और √2 मतलब an+1 टर्म मतलब A2 माइनस A1 कर दो, A2 माइनस A1 कर दो, तो A2 माइनस A1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर √2 माइनस 0 ग्रेटर देन 0 मुझे मिल रहा है। तो मुझे रॉफली ये मुझे पता चल गया कि पहले क्या है, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, बात समझ में आ रहा है। रॉफली मुझे पता चल गया कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, an+1 माइनस an ग्रेटर देन 0 होगा, मुझे ये अभी प्रूव करना पड़ेगा। इसको प्रूव करने के लिए मुझे हेल्प लेना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की, बात समझ में आ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का अभी हम हेल्प लेंगे, कैसे लेंगे देखो, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, मुझे रॉफली कैलकुलेट करके मुझे ये मिला कि यहाँ पर A2 माइनस A1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर an+1 माइनस an क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, तो मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पहले n=1 के लिए प्रूव करेंगे, उसके बाद n=k के लिए एज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, और n=k+1 के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। तो देखो पहले बेस स्टेप में देखेंगे क्या होगा, n=1 के लिए देखो, n=1 के लिए देखो A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 हमें अभी निकाला, A2 माइनस A1 क्या होगा √2 होगा, √2 क्या है ग्रेटर देन 0, तो n=1 के लिए स्टेटमेंट क्या है ट्रू हो जाएगा। तो एज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट n=k के लिए यहाँ पर ट्रू है, n=k के लिए अगर ट्रू होगा ak+1 क्या होगा =2 प्लस ak होगा, ये बात समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ak+1 मतलब मतलब ak+2 = 2 प्लस ak+1 का रूट ओवर, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या यहाँ पर देखो स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर ak के लिए ये स्टेटमेंट अगर मैं एज्यूम करूँगा तो ट्रू होगा, तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली ak+1 क्या होगा ग्रेटर देन ak होगा, ओके, ये बात समझ में आ रहा है। अगर ak के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो ak+1 इज ग्रेटर देन ak होगा, ओके, ये जनरल सी बात है, ओके। तो ak+1 अगर ग्रेटर देन ak है तो ये पहले स्टेप होगा, यहाँ पर देखो ak+1 माइनस ak ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस सिंबल को अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँगा तो ak+1 इज ग्रेटर देन ak होगा। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इन दोनों में से इन दोनों को मैं देखकर मैं ये चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। कैसे बनाने की कोशिश करूँगा देखो, अगर यहाँ पर देखो क्या गिवन है मुझे 2 प्लस an, ak+1 की वैल्यू क्या है, मुझे शो करना पड़ेगा क्या ak+2 ग्रेटर देन होगा ak+1 से, तभी मैं बोल पाऊँगा कि ये ak+1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। तो मुझे यहाँ पर क्या शो करना पड़ेगा ak+1 मतलब देखो इसका वैल्यू क्या है √2 प्लस an है, ओके, तो हम इसको ak+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे क्या गिवन है ak+1 इज ग्रेटर देन ak, अगर मैं दोनों साइड 2 को ऐड कर दूंगा, अगर मैं दोनों साइड 2 को ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 2 प्लस ak+1 इज ग्रेटर देन 2 प्लस ak, ओके। उसके बाद दोनों साइड रूट ले जाओ, ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड अगर रूट ले जाओ तो सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, √2 ak+1 इज ग्रेटर देन √2 प्लस ak आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मुझे क्या है √2 प्लस ak+1 की वैल्यू क्या आ जाएगा ak+2 आ जाएगा, क्यों
ए के प्लस टू क्यों आ जाएगा? यहाँ पर देखो ए एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ रहा है? रूट टू प्लस ए एन आ रहा है, तो यहाँ पर ए के प्लस वन है, तो यहाँ पर एक ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ए के प्लस टू आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? तो ए के प्लस टू क्या होगा? ग्रेटर देन होगा ए के प्लस वन से, तो ये के प्लस वन के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें क्या पता चला कि ये सीक्वेंस क्या है? ए के प्लस वन इज ग्रेटर देन ए के है, तो ए के प्लस वन माइनस ए के क्या हो रहा है? यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा? एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, तो एक मोनोटोनिक सीक्वेंस भी होगा। ओके, एक और एग्जांपल करेंगे। देखो एक और एग्जांपल है, ए एन तुम्हें गिवन है, ए एन क्या है? 2n माइनस टू बाय 3n प्लस टू। तो देखो इस केस में देखो यहाँ पर क्या हमें ऑब्जर्व करना है, ए एन सिर्फ एक तुम्हें टर्म गिवन है। ओके, तो यहाँ पर इंडक्शन का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर देखो ये टर्म किसी टर्म पे डिपेंड कर रहा है क्या? यहाँ पर ए एन प्लस वन या ए एन में कोई डिपेंडेंसी है क्या? नहीं है। ए एन प्लस वन अगर हम निकालना चाहें तो सिंपली एन की जगह पर एन प्लस वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? ए एन प्लस वन माइनस ए एन कर देंगे। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आया तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, और लेस देन जीरो आया तो क्या होगा? ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ए एन है ये गिवन, ए एन प्लस वन निकालो, एन की जगह पर एन प्लस वन सब्सटीट्यूट कर दो, तो देखो 2n प्लस वन हो जाएगा माइनस 7 इंटू 3n प्लस वन प्लस टू हो जाएगा। तो इसको खोल दो, क्या होगा यहाँ पर? 2n प्लस, यहाँ पर देखो 2n प्लस टू माइनस 7 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा? 3n प्लस थ्री प्लस टू हो जाएगा। इसको तुम आराम से खोल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? 2n माइनस फाइव बाय 3n प्लस फाइव मिल रहा है यहाँ पर मुझे। ओके, उसके बाद देखो ए एन प्लस वन माइनस ए एन करोगे, सिंपल सा ही यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एलसीएम होगा, और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? इसको सॉल्व कर लेना तुम। फाइनली मुझे मिलेगा यहाँ पर 25 बाय 3n प्लस फाइव इंटू 3n प्लस टू। तो n तो सब हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, और ऊपर वाला टर्म भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये टर्म क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर ये क्या होगा? इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस क्या है? एक मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। ओके, बात समझ में आया? उसके बाद देखो यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, ए एन प्लस वन इक्वल टू 2an प्लस वन बाय थ्री। तो यहाँ पर देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, कैसे इसको देख के हमें पता करेंगे। देखो ये देखो ए एन प्लस वन है, ये डिपेंड कर रहा है एक टर्म से। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम आंख बंद के किसका हेल्प लोगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें इसको फिर से प्रूव करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस क्या है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और हमें यहाँ पर गिवन है पहला टर्म, ये सिर्फ ये गिवन है। ओके, पहला टर्म मुझे गिवन है 1/2। ओके, ए वन मुझे गिवन है 1/2। सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे? देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फिर से हेल्प लेंगे। यहाँ पर ए एन प्लस वन क्या है? मुझे गिवन है 2an प्लस वन बाय थ्री। ओके, तो पहले चेक करेंगे, a2 की वैल्यू निकालेंगे। a2 क्या होगा? यहाँ पर 2 इंटू a1 क्या है? 1/2 प्लस वन बाय थ्री करेंगे, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? 2/3। ओके, 2/3 मिल रहा है। a3 क्या मिलेगा? वैसे ही a3 भी निकाल लो, 7/9 मिल रहा है। तो देखो अभी कंपेयर करेंगे 1/2 और 2/3। 1/2 और 2/3 में से बड़ा कौन है? 2/3 बड़ा है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? a1 क्या है? यहाँ पर छोटा है a2 से, तो a2 माइनस a1 अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? तो देखो हमने निकाल लिया कि a2 माइनस a1 होगा ग्रेटर देन जीरो। तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? an प्लस वन माइनस an क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अगर इसको मैं प्रूव करूंगा तो मैं किसका हेल्प लूंगा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हेल्प लूंगा। तो देखो n इक्वल टू वन के लिए पहले देखो, n इक्वल टू वन के लिए तो देखो a2 माइनस a1 करूंगा, तो क्या मिलेगा?
2/3 माइनस 1/2 करूँगा तो मुझे 1/6 मिलेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, n इक्वल टू k के लिए एज्यूम करो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, a k प्लस 1 यहाँ पर ग्रेटर होगा a k से। ओके, ये बात क्लियर है, a k प्लस 1 ग्रेटर होगा a k से। तो इसको देख के तुम्हें क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पर ये सीक्वेंस का देखो, ये टर्म क्या है 2an प्लस 1/3। तो मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a k प्लस 1 क्या है, ग्रेटर है a k से। ऐसा बनाने की कोशिश करो। ऐसा बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर पहले 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये चेंज नहीं होगा, 2ak प्लस 1 ग्रेटर देन 2ak होगा। उसके बाद 1 ऐड कर दो, 2ak प्लस 1 ग्रेटर होगा 2ak प्लस 1 से। ओके, डिवाइड कर दो 3, यहाँ पर भी 3 डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर भी 3 डिवाइड करूँगा। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक n प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर जो होता है उसके यहाँ पर एक ज़्यादा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ak प्लस 2 है। ओके, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ak प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टर्म है, उसका एक टर्म यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, एक k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की, उसके बाद ak प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ak प्लस 1, तो ये भी क्या होगा, एक n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट भी ट्रू हो रहा है, तो ये क्या होगा, इट इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने मोनोटोनिक सीक्वेंस में क्लियर कर दिए हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन मोनोटोनिक सीक्वेंस के केस में यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर देखो, हमें पता है एक सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक सीक्वेंस मोनोटोनिक कब होना चाहिए, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करना चाहिए और यहाँ पर डिक्रीजिंग करना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक और थ्योरी यहाँ पर तुम पढ़ लो मोनोटोनिक सीक्वेंस के केस में। देखो, अगर एक सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सो हमने ये कंडीशन तो पढ़ा था, an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an, तो यहाँ पर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ओके, उसके बाद अगर एक और कंडीशन यहाँ पर ये है, इनसे अभी हम एक और 2 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, एक सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक, अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा तो उसको बोलेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तभी उसको बोलेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमने पढ़ा था an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an होना चाहिए। ओके, तो ये होता है कंडीशन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। एक और कंडीशन है यहाँ पर, अगर m लेस देन इक्वल टू n होगा तो sm भी लेस देन इक्वल टू sn होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर mn बिलोंग्स टू यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, तो देखो, अगर यहाँ पर एक तुम्हें सीक्वेंस गिवन होगा, तुम एज्यूम करना एक टर्म m, मतलब m लेस देन इक्वल टू n एज्यूम करना। ओके, अगर तुम प्रूव कर पाओ कि sm भी लेस देन इक्वल टू sn है, तभी तुम बोल सकते हो कि ये सीक्वेंस भी क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसके बेस्ड भी अभी एग्जांपल हम करेंगे, तुम क्लियर हो जाना। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस का एक और डेफिनेशन तुम्हें पता चल गया कि अगर m लेस देन इक्वल टू n है, वेयर mn बिलोंग्स टू यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो sm भी लेस देन इक्वल टू sn होना चाहिए। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, ये सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन sn। ये हमने पढ़ा था, sn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू sn, मैंने ग्रेटर देन बोल दिया, लेस देन इक्वल टू sn। सो यह डेफिनेशन तो हमने पढ़ा था और इसके रिलेटेड एग्जांपल भी किए थे। हमें दूसरा कंडीशन देखो, अगर m लेस देन इक्वल टू n है तो मुझे क्या, अगर मुझे मिला sm इज ग्रेटर देन इक्वल टू sn, ये सिंबल अगर उल्टा हो जाए तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, ये सीक्वेंस क्या है, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और सिंपली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, बात समझ में आई। इफ ए सीक्वेंस sn is strictly monotonic sequence, it is either strictly monotonically increasing or strictly monotonically decreasing, ये हमें पता है। तो देखो, समराइज कर देता हूँ।
यहाँ पर हमने यहाँ पर दो और केसेस पढ़े कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के केस में मुझे क्या मिला, अगर m लेस देन इक्वल टू n है तो Sm भी लेस देन इक्वल टू Sn होना चाहिए। ये मुझे पहला कंडीशन मिला। ओके, उसके बाद एक और हमने पढ़ा था डिक्रीजिंग के केस में। डिक्रीजिंग के केस में क्या पढ़ा है, अगर m लेस देन इक्वल टू n है तो यहाँ पर सिंबल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, Sm इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn आ जाए तो ये होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यही दो में से अभी हम एग्जांपल प्रूव करेंगे। देखो, सो दैट द सीक्वेंस 1/n² इज मोनोटोन मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो इसको मोनोटोन भी बोलते हैं। तो ये आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो देखो 1/n² है यहाँ पर मुझे गिवन, तो हम एज्यूम करेंगे कि m लेस देन इक्वल टू n है। तो m अगर लेस देन इक्वल टू n है तो मुझे क्या गिवन है, सीक्वेंस 1/n²। ओके, तो इसको इसी तरह बनाने की कोशिश करो तो यहाँ पर क्या होगा, m² इज लेस देन इक्वल टू n² आ जाएगा। ओके, अगर इसका 1/n² में निकालना चाहूँ तो साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो क्या मुझे मिलेगा, 1/m² यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n² है। ओके, तो यहाँ पर 1/m² की वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर Sm हो रहा है, और 1/n² मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर सिंबल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू Sn है। यहाँ पर देखो m इज लेस देन इक्वल टू n, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या आना चाहिए था, Sm इज लेस देन इक्वल टू Sn आना चाहिए, लेकिन क्या आया यहाँ पर, ग्रेटर आया, Sm इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn। तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस का है एग्जाम्पल, सिंबल यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जा रहा है। ओके, बात समझ में आए कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो Sm ग्रेटर देन Sn आ रहा है, तो द गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, हेंस ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोन है। ओके, उसके बाद देखो, सो दैट द सीक्वेंस n² - 1/n² + 1 इज मोनोटोनिक। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, Sn की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, n² - 1/n² + 1। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, n² - 1। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर +1 - 1 ऐड कर दो। ओके, यहाँ पर देखो n² इस स्लाइड में करता हूँ। देखो यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, n² - 1/n² + 1 गिवन है। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पर n² - 1 + 1 फिर से -1 + 1 ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, n² + 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर n² + 1 - 2 डिवाइडेड बाय n² + 1। ओके, इन दोनों को सेपरेट कर दो और इनको एक बार सेपरेट कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर फाइनली मुझे मिलेगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 1 - 2/n² + 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं Sn को सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि 1 - 2/n² + 1। ओके, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 1 - 2/n² + 1। उसके बाद देखो अभी हम क्या कंसीडर करेंगे, m अगर लेस देन n होगा तो क्या होगा, आगे देखते हैं। तो मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना पड़ेगा, 1 - 2/n² + 1। ओके, ये बात क्लियर है। तो m² भी क्या होगा, लेस देन n² होगा, ये बात क्लियर है। यहाँ पर 1 ऐड किया हुआ है, तो m² + 1 भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेस देन n² + 1 हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन कर देंगे, तो 1/m² + 1 यहाँ पर ग्रेटर होगा 1/n² + 1, साइन चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे अल्टीमेटली यही लाना है ना, तो अगर मैं माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और यहाँ पर भी -2 हो जाएगा, तो ये साइन फिर से चेंज हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद 1 ऐड कर दो, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया मैंने, 1 ऐड करने से कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, तो ये क्या है, ये क्या है, ये Sm है, ये क्या है, Sn है। तो m लेस देन n करने से Sm भी लेस देन Sn आ रहा है, तो ये क्या है, साइन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है,
तो ये सीक्वेंस क्या है, यहाँ पर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखो यहाँ पर द गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देखो ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर देखो कैसे क्या हुआ है। ओके, बात समझ में आया? तो देखो आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। एक मोनोटोनिक सीक्वेंस कब बोलेंगे, अगर एक सीक्वेंस इधर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और यहाँ पर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तभी उस केस में यहाँ पर मोनोटोनिक सीक्वेंस है। उसके रिलेटेड हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल किया हुआ है। और ये बात याद रखना, an+1 माइनस an निकालना, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और अभी हमने जो किया m इज लेस देन n वाला एग्जाम्पल, तो ये बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, अगर दो टर्म में यहाँ पर डिपेंडेंसी है तुम्हारे पास, an और an+1 में कुछ डिपेंडेंसी है, तो आंख बंद करके यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, किसका हेल्प लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हमने पूरा डिटेल में यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस को डिस्कस कर लिया है। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू।